नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, मैं डॉक्टर श्यामल किशोर, रेशनलाइज्ड होम्योपैथी। सॉल्व्ड केसों की श्रृंखला में आज का केस बांझपन से परेशान एक 37 वर्षीय महिला रोगी का है। महिला रोगी अपने सास के साथ इलाज के लिए आई। महिला रोगी चुपचाप शांत बैठी थी और सास ने उसके बारे में बताना शुरू किया कि डॉक्टर साहब, इसको बच्चे नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा, आप शांत रहिए, पहले इनको बताने दीजिए। तो उनकी सास ने बताया कि डॉक्टर साहब, ये कुछ नहीं बोलेगी, ये ज़्यादातर शांत ही रहती है आजकल। मैंने बोला कि आप शांत रहिए, इनको बताने दीजिए। जैसा कि मैं पहले से बताते आया हूँ, रोगी के अपने डिस्कम्फर्ट को यदि हम समझ लेते हैं तो रोगी के लिए दवा का सिलेक्शन और प्रिस्क्रिप्शन बहुत आसान हो जाता है। इस केस में भी मेरा प्रयास था कि रोगी के अपने डिस्कम्फर्ट, किसी भी व्यक्ति को क्या चीज़ है जो उसे बीमार बनाता है, क्या चीज़ है जो उसका डिस्कम्फर्ट है, क्या चीज़ है जो अल्टर्ड स्टेट है, हेल्दी से अनहेल्दी क्या बनाया है, क्या चीज़ है जो किसी भी व्यक्ति को रोगी बनाया और क्या चीज़ है किसी रोगी को आपके पास लाया। यदि हम रोगी के केंद्र बिंदु को समझ गए, रोगी के सेंट्रल डिस्कम्फर्ट को समझ गए, तो हमारे लिए प्रिस्क्रिप्शन बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैंने उनको कहा कि ऐसा कीजिए कि आप बाहर बैठ जाइए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, मैं कुछ इनसे बातें करता हूँ और उसके बाद हमारे लिए दवा का चुनाव आसान हो जाएगा। तो उनकी सास ने बोला कि पूछिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं यहीं बैठती हूँ, आप इन्हीं से पूछिए क्या पूछना है। तो मैंने रोगी से बात करने की कोशिश किया। ज़्यादा देर तक महिला रोगी शांत ही बैठी रही, उसने कुछ नहीं बोला। मैंने पूछा कि बताइए, आपकी तकलीफ़ यदि हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए दवा का चुनाव आसान हो जाएगा। आपको जो भी परेशानी है, जैसा कि आपके सास ने बताया कि आपको इतने साल हो गए शादी के, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या परेशानी होती है, आप खुद बताइए। तो महिला रोगी ने बताना शुरू किया धीरे धीरे। बहुत देर के बाद उसने बोला कि डॉक्टर साहब, हमें मासिक अनियमित की तकलीफ है। कभी मेंसेस देर से आते हैं और कभी नहीं आते हैं, और जब मासिक देर से आता है तो मुझे थोड़ी खुशी हो जाती है कि चलो इस बार महीना रुक गया है, इसका मतलब प्रेगनेंसी रुक गई है। लेकिन फिर आ जाता है, फिर बहुत दुख होता है कि अरे इतनी दिन से अपेक्षा थी, इस बार मासिक रुका भी था तो भी मासिक फिर से आ गया। और कभी कभी तो भ्रम होने लगता है कि प्रेगनेंसी हो गई है, जैसे 7 दिन 8 दिन या कभी 15 दिन गैप हो जाता है, लेट होता है मासिक आने में, तो मुझे खुशी होती है कि हाँ, इस बार तो प्रेगनेंसी रह गई। और मुझे एहसास भी होने लगता है, शायद वो पेट की तकलीफ़ गैस के चलते हो या किसी और के चलते पेट थोड़ा फूला रहता है, तो मुझे एहसास सा होने लगता है कि नहीं, इस बार प्रेगनेंसी रुक गई है। लेकिन जब मेंसेस आ जाते हैं तो सारा सपना दूर हो जाता है और मुझे काफ़ी दुख होता है कि अरे फिर से आ गया। मैंने पूछा कि सबसे परेशानी आपको क्या है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है। तो रोगी ने कहा कि हमारे उम्र के सभी महिलाओं को कितने बच्चे हैं, कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कितने को तो हमारे साथ पढ़ने वाली हमारे दोस्तों के बच्चे बड़े बड़े हो गए, लेकिन हमें अभी तक बच्चे नहीं हैं। मैं उन लोगों के बच्चे को, हंसते खेलते बच्चों को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे क्यों बच्चे नहीं हुए, मुझे भी होने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया जो बच्चे नहीं हो रहे हैं। मैंने बोला क्या हो गया बताइए। तो उसने बताया कि हमें किसी तरह का कोई कमी नहीं है, चाहे काम के ले लीजिए, घर का सारा काम, बाहर की जवाबदारियाँ, सब के सब हम करने में पूरी तरह से ठीक हैं, लेकिन पता नहीं ये बीमारी कैसी हो गई है जिसके चलते मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है। मैंने बोला कि किस तरह की परेशानी। बोले कि हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया
लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही है और इसलिए हमने अब तो प्रयास ही छोड़ दिया। हाँ, लेकिन आशा रहती है कि हम इतने बेकार अभी नहीं हो गए हैं। मैंने पूछा बेकार नहीं हो गए हैं मतलब? तो महिला रोगी थोड़ी सी आंखों में आंसू भर आई, रोने जैसा लगने लगा, लेकिन उसने रोई नहीं। मैंने बोला कि बताइए क्या ऐसा लग रहा है? तो उसने बताया कि स्थिति ऐसी आ गई है कि सब लोग बोलते हैं कि अगर इससे बच्चे नहीं हो रहे हैं और हमारे पति की उम्र इतनी बड़ी हो रही है तो कहीं और जगह और दूसरी शादी करके सोचे, ताकि वंश चलाना जरूरी है। और कोई हमारे पति के भाई बहन नहीं हैं और कोई बच्चे नहीं हैं, तो उसको लेकर के मुझे चिंता होती है कि क्या मैं इतनी बेकार हो गई जो मैं अपना फर्ज भी नहीं पूरा कर पा रही हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं हटा ना दी जाऊं और कोई दूसरे मेरा स्थान ना ले ले, क्योंकि जो एक फर्ज होता है महिला का उस रूप में मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इसको लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। रोगी के चेहरे पर काफ़ी उदासी थी, काफ़ी सैडनेस दिख रहा था और एक चेहरे से डर का भाव मुझे दिखा। मैं बोला कि आप बताइए क्या सबसे ज़्यादा परेशानी होती है? बोले कि यही सबसे मुझे आज चिंता सता रही है, डर लग रहा है कि कहीं मुझे हटा ना दिया जाए इस तरह से कि तुम अब किसी लायक नहीं रही हो। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा डर है। मैं बोला कि और क्या तकलीफ़ है? बोले कि और कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे हो जाएं तो घर में सब सुख शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। और दिन रात मैं यही चिंता में डूबी रहती हूँ, दिन रात सोचते रहती हूँ कि क्या उपाय करूँ, इस बीमारी का कारण क्या है। मैं हमेशा नेट से और लोगों से या डॉक्टर से भी पूछते रहता हूँ कि क्या इसका कोई बीमारी का कारण नहीं है। जो भी बीमारी का कारण हो उसको जड़मूल से ठीक कीजिए। चाहे कुछ भी बीमारी हो, पहले उसको ठीक करते हैं, उसके बाद भले ठीक करें, लेकिन इस बीमारी का निदान हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम कारण समझ जाएंगे तो उसका निदान भी हो जाएगा। मैं बोला कि हाँ, आपकी सोच बहुत अच्छी है। तो मैंने बोला कि आपने इसके लिए क्या क्या करवाया? तो महिला रोगी ने बताया कि मैंने सारे टेस्ट करवाए, कभी थायराइड बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन उसकी भी दवा चल रही है, फिर भी अभी तक कोई इसका उपाय नहीं हो पाया है। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं दवा दे रहा हूँ और इसका निदान होगा। इस बीच मैंने देखा महिला रोगी अपने पैरों के अंगूठों से फर्श को ऐसे ऐसे खिसका करके ऐसे रगड़ रही थी। मतलब कुछ पैरों से अगल बगल साइड से निशान कर रही थी। निशान मतलब घिस रही थी। मैंने और कुछ बात करने की कोशिश किया तो महिला रोगी ने बताया कि डॉक्टर साहब, मेरी एक चिंता है, यही चिंता दूर कर दीजिए तो दूसरी कोई चिंता नहीं है। क्योंकि दिन रात वही उन बच्चों के खेलने के विचार आते रहते हैं। मैं जब दूसरों बच्चों को देखता हूँ या किसी भी बच्चे को देखता हूँ तो लगता है कि मुझे भी ऐसे बच्चे हो जाते तो सारा समस्या दूर हो जाता। मैं बोला कि नींद कैसी है, सपने क्या आते हैं? तो उसने बताया कि नींद भी ठीक है, लेकिन सपने में वही विचार चलते रहते हैं। सुबह उठती भी हूँ तो भी वही सोच चलते रहती है। यानी दिन रात एक ही चीज़ माइंड में बैठे रहता है और वो सोच, वो एक सपना है मेरा अच्छे और सुंदर बच्चे होने का। वही बच्चे का एक इमेज, बच्चे की खेलने का चीज़ें दिमाग में घूमता रहता है और वही विचार बार बार आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से दिमाग हटा करके दूसरे कामों में लगाऊं, पर ऐसा होता नहीं है। और ऐसा देख करके घर के लोग कभी कभी बोलते हैं कि ये मानसिक हो गई है, कुछ बोलती नहीं है। इस तरह से मैंने केस टेकिंग के दौरान रोगी में जो 2-4 चीज़ें ऑब्जर्व किया वो था उसकी उदासी और रोने की कोशिश, रोने जैसा उसका चेहरा हुआ लेकिन रोई नहीं।
तो इस तरह से मेरा केस टेकिंग पूरा हुआ और हमने एनालिसिस करके उसे दवा दिया। और दवा दिए जाने के बाद आश्चर्य के साथ मुझे एक्सप्रेस कर रहा हूँ यहाँ कि 8 महीने के बाद उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। धीरे धीरे उसके मेंसेस नॉर्मल होने लगे, जो अनियमित आते थे नियमित आने लगे, मात्रा की भी गड़बड़ी थी वो भी नॉर्मल होने लगा और इस तरह से प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया और बाद में उसने सुंदर बच्चे को भी जन्म दिया। इस केस में आपको इस केस की एनालिसिस करनी है, क्या चीज़ है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और हमने इस दवा तक यानी जो दवा हमने सेलेक्ट किया उस दवा को सिलेक्शन के लिए रिपर्टाइजेशन की मदद लिया। हम करीब हर एक केसेस में मेडिसिन सिलेक्शन तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका वो है पेशेंट के लैंग्वेज को रिपर्टरी के लैंग्वेज में बदल देना, यानी पेशेंट के एक्सप्रेशन, पेशेंट के एक्शन, उसके बिहेवियर को हम रिपर्टरी के रूब्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर जो भी मेडिसिन सिमिलर मेडिसिन सिलेक्टेड होता है वो मेडिसिन रोगी को ठीक करने में काफ़ी अच्छा सहायक होता है। तो चलिए एनालिसिस करते हैं इस केस को। और इस बीच में एक मुझे और खुशखबरी आपको देना है कि 1 सितंबर 2020 से हम जूम पर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस लेने जा रहे हैं। ये थोड़ा पेड है लेकिन काफ़ी अच्छा है। उसमें हम हमारा लाइव वीडियो केसेस उसमें दिखाए जाएंगे और क्वेश्चन आंसर रहेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन आंसर पूछना हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें क्वेश्चंस पूछते रहते हैं रूब्रिक्स के बारे में। तो रूब्रिक्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन हो या केस का डिटेल एनालिसिस हो, हम सभी चीज़ों की चर्चा उस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में 1 सितंबर 2020 से करने जा रहे हैं। तो आइए एनालिसिस करते हैं इस केस में। सबसे पहले इस रोगी में हमने जो देखा वो था, हमने बहुत बात करने की कोशिश किया लेकिन अपनी तकलीफ वो बता नहीं रही थी। यहाँ एक रूब्रिक है टैसिटर्न, इनडिस्पोज टू टॉक्स अबाउट हिज सफरिंग, मतलब रोगी मौन थी, अपने सफरिंग के बारे में, अपने तकलीफ के बारे में वो व्यक्त नहीं कर रही थी, मौन थी। तो यहाँ रूब्रिक है टैसिटर्न, इनडिस्पोज टू टैसिटर्न अबाउट हिज सफरिंग, यानी अपने सफरिंग जो उसकी तकलीफ थी उसको व्यक्त करने में उसे आसानी नहीं हो रही थी, वो मौन थी, चुप थी। और उसकी सास ने बताया कि अक्सर ये इसी तरह से चुप और शांत रहती है। दूसरा, बात में उसे कई बार ऐसा लगा कि वो रो देगी, लेकिन अपने रोना को उसने कंट्रोल किया। एक रूब्रिक है वीपिंग कंट्रोल्ड। कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये किस रिपर्टरी में है, तो हमने सिंथेसिस, कंप्लीट डायनेमिक्स या और अन्य रिपर्टरियों का इस्तेमाल किया है। तो आपको किसी एक रिपर्टरी में ये रूब्रिक्स मेरे ना मिले तो दूसरे रिपर्टरी का भी आप मदद ले सकते हैं। फिर उसने बताया कि जब मेंसेस रुकते हैं तो उसे लगता है कि इस बार प्रेगनेंसी रह गई। यहाँ एक रूब्रिक है डिल्यूजन प्रेग्नेंट सी इज। उसके आगे एक और रूब्रिक है, कभी उसको पेट फूला हुआ लगता था या गैस लगता था तो उसे भी लगता था कि इस बार भी प्रेगनेंसी रह गई। डिल्यूजन प्रेग्नेंट सी इज विथ डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन विथ। फिर उसे मेंसेस आ जाने पर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता था, रिमोर्स मेंसेस आफ्टर, बहुत पछतावा होता था, बहुत दुख होता था कि अरे इस बार भी मेंसेस आ गए। उसे दूसरों की तरह बच्चे देख करके उसे लगता था कि मेरे भी ऐसे बच्चे होते तो एनवी। और उसके दिमाग में एक ही चीज़ पता चलते रहता था कि कैसे इसका निदान किया जाए, इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जाए, ब्रूडिंग। और एक रूब्रिक है ड्रीम्स थिंग्स फिक्स्ड अपॉन द सेम थिंग्स, ड्रीम्स फिक्स्ड अपॉन द सेम थिंग्स,
उसके सपने में, उसका सपना क्या था, एक सुंदर सा बच्चा हो जाए, और वही सपना फिक्स हो जाता था। जगने के बाद भी उस सेम बना रहता था। ड्रीम फिक्स डज नॉट लिव ऑन वेकिंग। जगने के बाद भी वही सपना उसके दिमाग में बना रहता था कि हमें भी इस तरह से बच्चे हो जाए। और जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया वो है सर्चिंग ऑन फ्लोर। सर्चिंग मतलब, फ्लोर मतलब क्या होता है, सतह। सतह से कुछ चीज़ें वो खोज रही थी। क्या खोज रही थी? सॉल्यूशन, कि डॉक्टर साहब इस बीमारी का कारण क्या है, इसका अस्थायी इलाज क्या है। अगर हम कारण मिटा दें तो बीमारी मिट जाएगी। ये हुआ सर्चिंग ऑन फ्लोर। और सबसे ज़्यादा डर मुझे दिखा वो था कि डॉक्टर साहब कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनवैलिड घोषित हो जाऊं। इनवैलिड मतलब मुझे जो हमारी क्षमता है, एक महिला के रूप में जो एक क्षमता है बच्चे प्रोड्यूस करने का, जो क्षमता है, हमारी कैपेसिटी है, उसमें हमको इनवैलिड ना घोषित कर दिया जाए कि तुमसे अब बच्चे नहीं होंगे, चलो दूसरी शादी कर दो इस पुरुष की। तो इसको डर सबसे ज़्यादा था कि कहीं उसे अयोग्य न घोषित कर दिया जाए कि ये तुम तो काम लायक नहीं रही। तो इस बात का डर उसे बहुत सता रहा था और वो चीज़ें उसके दिमाग में काफ़ी परेशान कर रही थी। और उसके सारे तकलीफ जो उसने बाद में भी बताया था कि मेंसेस के बाद उसकी सारे तकलीफ पड़ जाते थे। तो जनरल में माइंड में रूब्रिक है मेंसेस आफ्टर, और उसे आशा तो थी कि कभी ना कभी हमें सफलता मिलेगी, होपफुल। तो इन सारे रूब्रिकों के आधार पर जो कॉमन दवा, जो सिमिलम दवा थी, वो थी इग्निशिया। इग्निशिया हमारा 200 की हमने पोटेंसी दिया और 200 की 8-10 पोटेंसी देनी पड़ी। बीच में जब भी मेंसेस अनियमित आते थे या गड़बड़ आते थे, फिर से मैं 200 को रिपीट करता था। और इग्निशिया दिए जाने के बाद प्रेगनेंसी कंफर्म हुई। और ये आर्ट है, जैसा कि हम बताते हैं होम्योपैथी इज आर्ट एंड साइंस बोथ। तो हमें आर्ट कहाँ अप्लाई करना है? पेशेंट की केस टेकिंग में। और साइंस कहाँ अप्लाई करनी है? रिपीटाइजेशन में, फिर मेडिसिन के डोजेज में, रिपीटेशन में, वो साइंस है। लेकिन अगर हम फर्स्ट चीज़ होम्योपैथी के बेसिक आर्ट को समझ गए, पेशेंट के डिस्कम्फर्ट को समझ गए और उसके आधार पर हम रूब्रिक्स बना करके दवा सेलेक्ट कर दें, तो हमारे होम्योपैथी में कुछ भी चीज़ें असंभव नहीं होती है। धन्यवाद। आशा है कि ये वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हमारा आपसे निवेदन कि मैं देखता हूँ कि 2 से 3 दिनों में 400 से 500 1000 लोग देख लेते हैं, लेकिन लाइक्स नहीं मिलते हैं। तो मेरा एक आपसे अपेक्षा तो ज़रूर है कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।